नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आईएनडी मिड सेशन में आपका स्वागत है। 5 बड़ी खबरों को लेकर एक बार फिर आपसे रूबरू होंगे। इस दौरान आपको दिखाएंगे कि मध्य प्रदेश की सियासत में क्या चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस की अगली रणनीति क्या है, क्योंकि बीजेपी ने सदस्यता के जरिए बता दिया कि 70,000 लोग उनसे जुड़ गए, जैसा उनका दावा है। लेकिन कांग्रेस भी कुछ नया करने जा रही है, तो ये खबर भी आपको देखने को मिलेगी। साथ ही छत्तीसगढ़ की तरफ भी चलेंगे, क्योंकि वहां सत्र चल रहा है, तो सत्र में क्या कुछ दिखाई देगा और ये भी समझ आएगा कि एक मां और बेटी क्यों आत्महत्या की तरफ आगे बढ़ गए। चलिए बढ़ते हैं और समझते हैं आज की 5 बड़ी खबरों। कौन कौन सी खबर? सदस्यता पर सियासत, छोटा सत्र बड़ी बहस, घटते बाघ कारण क्या, जिंदगी छीनता पारिवारिक कलह, नियमों पर ठाए ठाए। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारी तेज कर ली है। ग्वालियर चंबल को मजबूत करने के लिए पीसीसी चीफ कमलनाथ के निवास पर 27-28 अगस्त को बड़ी बैठक होगी, जिसमें ग्वालियर चंबल क्षेत्र के विधायक, जिला अध्यक्ष और नेता मौजूद होंगे। इस दौरान प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा होगी, जिसके बाद जल्द ही प्रत्याशियों की सूची जारी हो सकती है। वहीं उपचुनाव में अपना पलड़ा भारी करने के लिए अब कांग्रेस ने भी बीजेपी की तर्ज पर ग्वालियर में महासदस्यता ग्रहण समारोह आयोजन किया है। इसमें कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। वहीं कांग्रेस के इस अभियान पर बीजेपी नेताओं ने तंज कसा है। सदस्यता पर सियासत, आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि 76,000 से ज्यादा कार्यकर्ता कांग्रेस के जो थे वो भारतीय जनता पार्टी के हो गए। उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस भी उसका जवाब उसी स्थिति में देने की मन बना रही। बल्कि ये जो आप देख रहे हैं, ये विजुअल्स आप जो देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये कांग्रेस की सदस्यता अभियान का है। और आप देखिए कौन कौन लोग इसमें कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, ये देखना होगा, समझना होगा। पर इसको लेकर क्या सियासत है, किसने क्या कहा, जरा ये भी सुनिएगा। अब समझ में ही नहीं आ रहा कौन क्या कह रहा है और कांग्रेस कहां जा रही है। महज अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं पीना होगा, और जहर जब पीते हैं तो कहते हैं मरना भी नहीं, और जब मरते हैं तो कहते हैं जीना होगा। हम कह रहे हैं हुआ है, आप कह रहे हैं नहीं हुआ, दोनों में उलझ क्यों रहे हो? आपको लगता है नहीं हुआ तो आप अपना काम करो, आप अपना कार्यक्रम करो, आप जनता के बीच तो जाओ। कोई नेता ए क्लास का जनता के बीच में जाता ही मिलेगा। बी टीम को एक्टिव कर दिया, उन्हें अधिकार नहीं है। चलिए, तो सदस्यता पर सियासत दिखाई दे रही है। जैसा हमने आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि लगभग 76,000 कांग्रेस के कार्यकर्ता समर्थक अब बीजेपी के समर्थन में आ गए, बीजेपी के साथ खड़े हुए हैं। सिंधिया के नेतृत्व में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। लेकिन ग्वालियर चंबल वही है जहां से 2018 के चुनाव में जब सिंधिया भी साथ रहा करते थे, कांग्रेस ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था और उसी के आधार पर मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी। सरकार बदल गई पर सियासत कम नहीं हुई है, इसलिए क्योंकि फिर एक बार ग्वालियर चंबल पर निगाह बीजेपी की भी है, कांग्रेस की है। समझते हैं, आकाश मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, क्या कहेंगे, जिस तरह से ग्वालियर में आज सदस्यता अभियान कांग्रेस का चलाया जा रहा है, उससे पहले बीजेपी ने अपना सदस्यता अभियान चलाया, तो क्या उसकी ये तोड़ यानी उसकी काट के बतौर इसको प्रस्तुत किया जा रहा है या पहले से प्रोग्राम तय था? और 27-28 को क्या ये मान लिया जाए कि कांग्रेस की सूची सामने होगी? जी, निश्चित रूप से इसको दो तरीके से मनोज जी समझना होगा, क्योंकि हम कांग्रेस की रणनीति की अगर बात करें तो बीजेपी जिस तरीके से लगातार कांग्रेस को बैकफुट करार देते हुए लगातार अपने कार्यक्रम आयोजित कर रही है, और जिस तरीके से मिशन आरंभ के अंतर्गत बीजेपी ने अपना सदस्यता अभियान चलाया और बड़ी संख्या में जो बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, सिंधिया समर्थक जो हैं, उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया है। लेकिन बैकफुट पर रही कांग्रेस अब दोबारा से एक्टिव मोड में नजर आ रही हो। कांग्रेस का ये कहना है कि जो सिंधिया समर्थक थे वो तो चले गए, लेकिन अब कांग्रेस की विचारधारा के साथ, कांग्रेस की रीति नीति के साथ चलने वाला, झंडे उतारने वाला जो कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस के साथ बने रहना चाहता है, वो व्यक्ति अब कांग्रेस को ज्वाइन कर रहा है। मतलब कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो जो किन्हीं कारणों से
कांग्रेस पार्टी से दूर हो गए थे ग्वालियर चंबल क्षेत्र में, उन कांग्रेस नेताओं को दोबारा से कांग्रेस ज्वाइन कराने की दिशा में कांग्रेस आगे बढ़ रही है और उसकी शुरुआत आज से ग्वालियर से कांग्रेस ने कर दी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कांग्रेस जो है युवाओं पर भी फोकस करे हुए, यही कारण है कि तमाम जो कांग्रेस के जो अलग अनुषंगिक संगठन है वो भी लगातार जो है इसको लेकर एक्शन मोड में है। चाहे हम सेवा दल की बात करें, यूथ कांग्रेस की बात करें, एनएसयूआई की बात करें, ये तमाम वो संगठन है अनुषंगिक संगठन कांग्रेस के जो है इस तरीके के अभियान चला रहे हैं जिससे युवाओं को भी कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ा जा सके। कुल मिलाकर अब जो है नए लोगों को जो है कांग्रेस ज्वाइन कराने की मुहिम भी कांग्रेस द्वारा चलाई जा रही है और इसके अलावा वो बागी नेता जो बीजेपी से नाराज हैं या सिंधिया के बीजेपी में जाने से नाराज हो गए हैं, उन पर भी कांग्रेस की नजर है और ऐसे कांग्रेस के जो है ऐसे बीजेपी के जो नेता हैं उनको जो है कांग्रेस अपने पाले में लेती हुई यहां पर नजर आ रही है। यही कारण है कि दावा कर रही है कि 70,000 से ज्यादा जो कार्यकर्ता हैं वो इन सदस्यता महाअभियान के माध्यम से जो है कांग्रेस की सदस्यता लेंगे और उसको लेकर पूरी रूपरेखा और स्ट्रेटेजी जो है कांग्रेस ने तैयार की है। तीसरी बड़ी बात अगर हम मनोज जी बात करें तो कांग्रेस अब जो है बीजेपी को बड़ा झटका देने की तैयारी में और यही कारण है कि 27 तारीख को बड़ी बैठक जो है भोपाल में पीसीसी चीफ कमलनाथ के निवास पर बुलाई गई है। इस बैठक में 3 चीजें होंगी। पहली, जो बूथ प्रभारी हैं, विधानसभा प्रभारी हैं, सेक्टर प्रभारी हैं, मंडलम प्रभारी हैं, इन तमाम लोगों से जो फीडबैक आया है उसको लेकर जो है चर्चा पीसीसी चीफ कमलनाथ जो है अपने निवास पर करेंगे और इसके अलावा प्रत्याशी चयन को लेकर जो पूरी प्रक्रिया हुई थी, सर्वे कराया गया था, इसको लेकर भी जो है विधानसभा प्रभारियों के साथ मीटिंग होनी है। तीसरी चीज अगर हम बात करें तो जिस तरीके से कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो को लेकर भी कांग्रेस ने काम करना शुरू कर दिया है और इसको लेकर भी रूपरेखा तैयार की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से हमने कांग्रेस नेताओं से जब बात की तो कांग्रेस नेताओं ने यह साफ कर दिया है कि इस बार का जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो होगा वो स्थानीय मुद्दे के आधार पर होगा, विधानसभा वार होगा। मतलब साफ है कि स्थानीय मुद्दों के हिसाब से जो है कांग्रेस उपचुनाव का रण लड़ना चाहती है। आपने एक बड़ी बात कही है आकाश, जैसा आप कह रहे हैं कांग्रेस का दावा है कि 70,000 के लगभग कांग्रेस के सदस्य बनने वाले हैं, तो सवाल ये है कि बीजेपी भी दावा कर रही है 76,000 उनके, तो क्या ये समर्थक नहीं होंगे, ये सिर्फ सदस्य होंगे, या 70,000 की जो संख्या दिखाई दे रही है तो ये कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी काट के बतौर इसको प्रस्तुत किया जा रहा है? जी निश्चित रूप से काट के बतौर ही इसको देखा जा रहा है, लेकिन इसका फाइनल परिणाम कि किसके कितने कार्यकर्ता हैं वो तो बूथ पर पता चलेगा और जब बूथ मजबूत होगा उसी के बाद चुनाव परिणाम किसके पक्ष में आएंगे उसके बाद ही ये पता चल पाएगा मनोज जी के किस पार्टी में कितने कार्यकर्ता थे, क्योंकि दावे दोनों राजनीतिक पार्टी कर रही है। क्योंकि जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया जब ग्वालियर चंबल पहुंचे, तमाम सभाएं की, उस दौरान जमकर जो है उनके समर्थक वहां पहुंचे और उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली, लेकिन कांग्रेस उस समय आरोप लगाती हुई नजर आई थी कि वही कार्यकर्ता 3 से 4 बार जो है दोबारा से बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं और ऐसे में अब कांग्रेस ने जो दावा किया है इस पर बीजेपी चुटकी लेती हुई नजर आ रही है। अगर कार्यकर्ता आता है तो निश्चित रूप से पार्टी मजबूत होगी और उसका परिणाम जो है उपचुनाव के परिणामों में देखने को मिलेगा। तो ये काल के गर्भ में जो है आगामी भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ प्रश्न है कि किसके कितने कार्यकर्ता होंगे। ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा आकाश, और हमें लग रहा है कि सबके अपने दावे हो सकते हैं, लेकिन असली दावा तो जनता दिखाती है चुनाव में कि किसका दावा सच्चा था, कितने महाराज के साथ आए, कितने कांग्रेस के साथ गए, और महाराज के जाने यानी सिंधिया के जाने से कांग्रेस पर क्या असर पड़ा। अपनी डपली अपना राग ये दिखाई दे रहा है चुनाव से पहले, और ऐसी कई तरह की तस्वीरें आपके सामने आएंगी। लेकिन इस सब से ये भी समझिएगा कि चुनाव कितना दिलचस्प होने वाला है, उपचुनाव खासकर ग्वालियर चंबल में सब कुछ दिखेगा, हो सकता है ठाए ठाए भी नजर आए आपको। चलिए इतना ही, धन्यवाद आकाश आपका। मैं आपको मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ की तरफ लेकर चलूंगा और छत्तीसगढ़ की खबर है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन रहा। विधानसभा की कार्यवाही में विपक्ष ने अपना दम दिखाते हुए जमकर हंगामा किया। डीपीसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और मंत्री ताम्रध्वज साहू में तीखी तकरार हुई। धर्मलाल ने मुद्दा उठाते हुए सत्ता पक्ष से सवाल किया कि कनिष्ठ अधिकारियों को प्रभार क्यों दिया गया और वरिष्ठ अधिकारियों को क्यों किनारे किया गया, जिस पर मंत्री ताम्रध्वज साहू ने नेता प्रतिपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार ऐतिहासिक ढंग से काम कर रही है। छोटा सत्र, बड़ी बहस, और क्या सवाल क्या जवाब वो भी आपको सुनवा सकते हैं यदि बयान उनके आए होंगे तो। लेकिन विधानसभा सत्र को लेकर छत्तीसगढ़ में दोनों आमने सामने हैं और सत्र होता भी इसलिए कि आप अपनी बात रखिए और जो मुद्दे हैं उनको लेकर आइए, लेकिन जनता के मुद्दों को मत बोलिए। अफसरों के मुद्दों को तो आप याद रख रहे हैं, थोड़ा जनता को भी याद रखें।
कुलेश्वर जुड़ रहे हैं हमारे साथ रायपुर से। कुलेश्वर से समझ लेते हैं। कुलेश्वर, क्या कहेंगे, क्या आज सत्र का दूसरा दिन था, क्या क्या दिखाई दिया सत्र में, और क्या विपक्ष, ये माना जाए कि विपक्ष अपनी एक अलग तरह की भूमिका में नजर आ रहा है? देखिए बिल्कुल मनोज जी, आपको बताना चाहूंगा कि आज सत्र शुरू होते साथ ही विपक्ष ने कई सवालों से जो है सत्ता पक्ष को घेरते हुए नजर आए। आपको बता दो कि मुख्य रूप से इसमें अगर कोरोना की बात की जाए, कोरोना खाद बीज की उपलब्धता, खराब जो बीच में किसानों को बांटा गया, उसके बाद अगर बात की जाए जो जिस तरह से अफसरों का तबादला किया गया, इसको लेकर भी नेता प्रतिपक्ष काफी आक्रामक हुए और साफ तौर पर उन्होंने जब प्रश्नकाल शुरू हुआ, उन्होंने प्रश्न करते हुए पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू से पूछा कि कनिष्ठ अधिकारियों को क्यों पद दिया जा रहा है और जो वरिष्ठ अधिकारियों को किनारा क्यों किया जा रहा है। साफ तौर पर उनका आरोप था कि अपने पसंदीदा जो अधिकारी है उनको पद में बैठाया जा रहा है, जिसको लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने साफ तौर पर कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वरिष्ठता को देखकर ही उनको पद दिया जा रहा है और हमारी सरकार ऐतिहासिक सरकार है और अच्छे से काम कर रही है। उसके बाद अगर बात की जाए तो कोरोना को लेकर भी सदन में काफी गहमागहमी रही, पक्ष और विपक्ष के बीच काफी तीखी बहस हुई। साथ ही संसदीय सचिव को जिस तरह से नियुक्ति हुआ है इसको लेकर भी जो है जनता कांग्रेस जोगी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने ही सवाल किया। साफ तौर पर उनको यही जनता कांग्रेस के जो विधायक हैं धर्मजीत सिंह, उनका साफ तौर पर कहना था कि काला हाथी तो चल नहीं रहा है और सफेद हाथी सरकार पाल रही है। उसके बाद अजय चंद्राकर ने भी कई संसदीय सचिव को लेकर सवाल किया। फिर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि इस स्थिति साफ करे कि आखिर संसदीय सचिव की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मनोज जी आपको बताना चाहूंगा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो संसदीय सचिव को लेकर जो है जो विपक्ष कांग्रेस पार्टी में थे तो कांग्रेस पार्टी ने सवाल खड़े किए थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार आती संसदीय सचिव की नियुक्ति हुई। तो कुल मिलाकर आज की अगर सत्र की बात की जाए तो काफी गहमागहमी रहा है। साथ ही कोरोना को लेकर स्थगन प्रस्ताव लाया गया जिसमें भी चर्चा सदन के अंदर हो रही है। तो विपक्ष के पास सवाल काफी है लेकिन दिन कम है, सिर्फ 4 दिन का छोटा सा सत्र जो है बुलाया गया है। कल 1 दिन का सत्र निकल गया, 2 दिन और जो है विधानसभा का सत्र बाकी है। तो जो विपक्ष है पूरी तरीके से सरकार को घेरने के लिए एक रणनीति जो है वो बना दी, इसलिए एक के बाद एक सवाल जो है सरकार के सामने दाग रही है। तो ये माना जाए कुलेश्वर की 4 दिन का सत्र है, लेकिन 4 दिन में बहुत कुछ देखने को मिलेगा, खासकर विपक्ष की तरफ से सरकार की अपनी तैयारियां नजर आ रही है। और भी कुछ मुद्दे होंगे जो सामने आएंगे? देखिए बिल्कुल विपक्ष के बाद तमाम मुद्दे हैं। शराबबंदी का मुद्दा है, क्वारंटाइन में जो लगातार मौत की घटनाएं हुई थी वो मुद्दा है। साथ ही जो किसानों का मुद्दा, जो अभी समर्थन मूल्य में जो सरकार धान खरीद रही है, किस्तों में जो धान का जो समर्थन मूल्य है किस्त वो दिया जा रहा है। साथ ही अगर बात की जाए गौठान में जो अव्यवस्था इसको लेकर मुद्दा है, खराब सड़कें जो प्रदेश भर में है, इसको मतलब मुद्दे जो है विपक्ष के बाद तमाम है। सत्र काफी छोटा है, एक एक करके जो है सरकार विपक्ष जो है सरकार के में तमाम सवालों को जो है दाग रही है। हालांकि सत्ता पक्ष भी जो है उनके सवालों का विभाग तरीके से जो है जवाब दे रही है, कहीं ना कहीं विपक्ष जो है इस सत्र में भारी नजर आ रही है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि विपक्ष भारी नजर आ रहा है। और जब इस तरह की स्थितियां, कोरोना को लेकर सरकार पहले से कहती रही थी कि तैयारियां पूरी है, लेकिन वहां मौत का आंकड़ा प्रतिदिन 6 से 7 लोगों की मौत हो रही जैसी खबरें आई थी, उसके बाद से विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। और जब मौका विधानसभा सत्र का हो तो विपक्ष का काम भी है कि वो अपनी बातों को सदन के पटल पर रखे, और वो दिखाई भी दिया। अगली खबर भी छत्तीसगढ़ की है। मध्य प्रदेश भले टाइगर स्टेट के नाम से जाने लगा हो, लेकिन एक तरफ पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में टाइगर स्टेट का दर्जा नहीं मिला, वो अलग बात है, पर छत्तीसगढ़ में लगातार बाघों की संख्या घट रही है और सरकार की चिंता इस बात को लेकर है कि आखिर बाघ क्यों कम हो रहे हैं। चौंकाने वाला आंकड़ा यहां सामने आया, पिछले 4 साल में बाघों की संख्या 40 से घटकर 19 हो गई। वही मद मंत्री मोहम्मद अकबर के अनुसार बाघों की संख्या में यह कमी गणना की तकनीक के बदलाव के कारण आई है। घटते बाघ कारण क्या, यही आज खबर है। छत्तीसगढ़ से दूसरी खबर है और आप देखिए बाघ नजर आ रहे हैं आपको, बहुत ही सुंदर तरीके से बाघ विचरण कर रहे हैं। पर सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ तो एक बड़ा राज्य है, खासकर वनों को लेकर कहा जाता है, बावजूद इसके यदि वहां बाघों की संख्या घट रही है तो ये बड़ा सवाल हो सकता है। कुलेश्वर मेरे साथ जुड़े, कुलेश्वर से समझ लेते हैं। कुलेश्वर, क्या कहेंगे, बाघों की संख्या क्यों कम होती जा रही? 4 साल में 40 से घटकर 19 पर बाघ पहुंच गए, तो क्या वहां शिकार ज्यादा हो रहे हैं या कुछ और चीजें नजर आ रही? सरकार क्यों इस पर रोक नहीं लगा रही? और आप देखिए आपके बाजू में मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या 400 के आसपास पहुंच रही।
देखिए, इस मामले में पहली बात तो वन मंत्री का यही कहना है कि गणना में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है। जो 19 बाघ अभी बताया जा रहा है छत्तीसगढ़ में, ऐसा कुछ भी नहीं है। गणना में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। हालांकि अगर हम बात की जाए तो कांग्रेस सरकार को बने सिर्फ 18 महीने हुए हैं। 2 साल पूरा करने सरकार छत्तीसगढ़ में जारी है। अगर हम बीते 15 साल की बात करें तो 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में रही है। कहीं ना कहीं ये जो बाघों की कमी आई है, निश्चित तौर पे सरकार ठोस कदम जो है, ठोस प्रोजेक्ट जो है वो वन जीवों के लिए नहीं बना पाती है। हमने मनोज जी बीते दिनों देखा जी। जिस तरह से हाथियों की भी लगातार मौत हुई। 7 से 8 हाथी छत्तीसगढ़ में लगातार जो है उनकी मौत हुई। तो कुल मिलाकर सरकार को एक ठोस कदम, एक ठोस प्रोजेक्ट बनाने की जरूरत है ताकि जो वन में जो जीव रहते हैं उनका सुरक्षा किया जाए। निश्चित तौर पर बाघों की कमी जो जिस तरह से छत्तीसगढ़ में सामने आई है, कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में अगर बात की जाए तो बस्तर अंचल पूरा जो है वन का अंचल है, और अगर वही अगर बात की जाए अन्य जगह तो वही वन का अंचल है। तो वन क्षेत्र जो है वो काफी बड़ा है छत्तीसगढ़ में। उसके बावजूद अगर इस तरह से कमी बाघों में आ रहे तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय। हालांकि वन मंत्री का यही कहना है कि गणना में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। गणना लेकिन देखिए, आप गणना, पुलिस और गणना बदली है तो उसी गणना के आधार पर तो मध्य प्रदेश में गणना हुई है। यहाँ बाघों की संख्या बढ़ जाती है, छत्तीसगढ़ में कम हो जाती है। 40 से 19 होना ये बड़ा सवाल है निश्चित रूप से सरकार के ऊपर। लेकिन आप भी जाते हैं जंगल में, कहीं मुलाकात हुई है क्या बाघ से? देखिए, बाघों से तो कोई मुलाकात हुई नहीं, लेकिन सरकार बीच में सरकार की तरफ से तस्वीर जो है जारी की जाती है। अभी हाल ही में ही मनोज जी बता दूं कि एक ब्लैक पैंथर का जो तस्वीर जो है, वीडियो जो है जारी किया गया था सरकार की तरफ से। साफ तौर पे कहा गया था कि छत्तीसगढ़ में ब्लैक पैंथर है, उनका एक वीडियो भी जारी किया गया था। उनका लगातार ट्रैकिंग किया जा रहा था। लेकिन अगर हमारी बात की जाए, हम भी लगातार जब जाते हैं तो ऐसा कभी मुलाकात जो है बाघों से नहीं हुआ है। लेकिन निश्चित तौर पर जो आंकड़े आए हैं वो काफी चिंता का विषय है। अब भी वक्त है, सरकार एक ठोस कदम उठाना चाहिए। इसके जो संरक्षण के लिए जो है एक ठोस रणनीति बनाना चाहिए। इसका पल पल में मॉनिटरिंग किया जाना चाहिए, तभी जो आंकड़ा 19 हुआ है वो बढ़ेगा। नहीं तो और भी कम छत्तीसगढ़ में आंकड़ा हो सकता है। जी, जैसा आप कह रहे थे, एक छोटा सा सवाल और आपसे रहेगा कि जो वन मंत्री है वो क्या कह रहे हैं, मतलब किस आधार पर अब गणना होगी और क्या गणना से बाघ बढ़ जाएंगे? देखिए, वन मंत्री का साफ तौर पे कहना है कि जो गणना हुई है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी गड़बड़ी नजर आती है। ठीक से ट्रैकिंग नहीं हो पाया, इसलिए सही जो आंकड़ा है वो छत्तीसगढ़ में पता नहीं चल पाया। लेकिन आपको बता दूं मनोज जी, बीते दिनों एक और गणना हुई थी, उसमें भी छत्तीसगढ़ में बाघों की कमी बताई गई थी। तो ऐसा नहीं कि एक बार बाघों की कमी सामने आई है। जब भी गणना हुई तो छत्तीसगढ़ से जो बाघ है वो कम ही नजर आए हैं, बढ़े नहीं है। निश्चित तौर पर सरकार को थोड़ा सा गंभीर इस मामले में होना पड़ेगा और इसके लिए एक ठोस रणनीति बनाने की जरूरत है ताकि जो वन में जीव रहते हैं वो सुरक्षित रह सके। क्योंकि लगातार अगर हम बात की जाए तो सिर्फ बाघ ही नहीं, हाथियों की मौत भी लगातार यहाँ पे देखने को मिली। निश्चित तौर पे चिंता का विषय है। सरकार अगर समय रहते अगर इसमें एक बड़ा कड़ा कदम नहीं उठाई तो छत्तीसगढ़ से शायद वन जीव जो, चाहे वो बाघ हो चाहे हाथी हो, उनमें लगातार कमी देखने को मिल सकती है। चलिए, ध्यान रखिएगा। बाघ से मिलने जाए तो मैंने आपसे मिलने का नहीं कहा कुलेश्वर, दूर से दिखाई दे तो जरूर दर्शन करिएगा और समझ आएगा कि सरकार जो कह रही वो बात में सच्चाई है कि बाघों की गिनती सही नहीं हुई, या फिर आप जो अपनी आंखों से देखेंगे उससे समझ नहीं दिखेंगे बाघ, तो समझिएगा कि माजरा कुछ और है और इस तरफ भी ध्यान देने की सरकार को जरूरत होगी। अगली खबर इंदौर से है और युवाओं का कमाल देखिएगा आप। हॉर्स फायरिंग पर प्रतिबंध के बावजूद लोग किसी खास मौके पर इतने उत्साहित हो जाते हैं कि सारे नियम कानून ताक में रखकर अपने उत्साह जाहिर करते हैं। ऐसा ही एक मामला इंदौर से सामने आया है। यहां दोस्त की जन्मदिन पार्टी पर युवक ने हवाई फायरिंग कर वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जिसके वायरल होने के बाद द्वारकापुरी थाना पुलिस ने कानून तोड़ने के आरोप में युवक को गिरफ्तार कर आरोपी से लाइसेंसी बंदूक बरामद कर ली। नियमों पर ठाए ठाए ये देखिएगा आप, ये तस्वीर नजर आ रही, ये महाशय हैं जिन्होंने अपना जन्मदिन मनाया। हालांकि बंदूक जो थी वो लाइसेंसी थी जैसा कहा जा रहा है, लेकिन आप देखिएगा, सुनिएगा। बंदूक चला रहे हैं, हालांकि हवाई फायर कर रहे हैं, लेकिन हवाई फायर भी कई बार गलत जगह यदि चले जाए तो देने के लेने पड़ जाए तो संभलिए। भारत जोड़ रहे हैं, भारत से समझते हैं भारत कौन है ये लोग, और क्या जो बंदूक जिनके हाथ में नजर आ रही वो उसी की थी या घर के किसी और व्यक्ति की बंदूक थी। कितने लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है और कहीं कोई अनहोनी नहीं हुई, ये अच्छी बात है।
बिल्कुल मनोज जी, देखिए कि ये पूरा वीडियो जो है एक जन्मदिन की पार्टी के दौरान ये जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसके बाद द्वारकापुरी पुलिस ने इस पर कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है जिस युवक को पकड़ा गया है उसका नाम सिकंदर है और उसके दोस्त ब्रजेश के जन्मदिन पर ये बंदूक से जो है हर्ष फायर किया गया था। ये तकरीबन 2 दिन बाद का वीडियो है। 23 तारीख की रात को ब्रजेश के जन्मदिन के दौरान इसको चलाया गया था। हालांकि बात की जाए तो धारा 30 के तहत इस पूरे मामले में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और क्योंकि लाइसेंसी बंदूक होने के कारण ब्रजेश के नाम जो ये बंदूक थी ये सिकंदर के नाम से ही थी और सिकंदर से ही इस बंदूक को जो है बरामद भी किया गया है। तकरीबन 30 धारा 30 के तहत प्रकरण में इससे 4 जिंदा कारतूस, एक खाली खोल और बंदूक को बरामद किया गया। लेकिन हर्ष फायर का ये पहला मामला नहीं है जहां पर इस तरीके का घटनाक्रम देखने को मिला। इससे पूर्व अगर बात की जाए तो खुडेल थाना क्षेत्र में एक शादी के दौरान एक हर्ष फायर हुआ था, जहां पर एक बच्चे को हर्ष फायर के दौरान एक गोली लग गई थी और काफी गंभीर अवस्था में उसे उपचार के लिए भर्ती कराया गया था और उपचार के दौरान ही उसकी मौत हो गई थी। तो इस तरह के मामले पहले भी इंदौर में देखने को मिले हैं। कई बार हर्ष फायर के चलते जो है जाने जा चुकी है। अगर हम हालांकि बंदूक वाले घटना की बात करें तो अभी एक इसी दौरान 2 दिन पहले की घटना जहां पर एक युवती से को गोली, उसके पिता की जो लाइसेंसी बंदूक थी उससे अचानक गोली चल जाने, तो कहीं ना कहीं जो आर्म्स एक्ट के तहत जिन नियमों का पालन करने की बात की जाती है, आर्म्स एक्ट के तहत जिन गाइडलाइंस जो सिकंदर है इसका कोई रिकॉर्ड है क्या? किस तरह का व्यक्ति है, कौन है ये सिकंदर? बिल्कुल बता दें कि पुलिस ने सिकंदर के नाम पर 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में जो है जानकारी जुटाई गई है। हालांकि लाइसेंसी बंदूक है तो आपराधिक रिकॉर्ड को लेकर के 3 थानों से इसका रिकॉर्ड मांगा गया है। बहरहाल क्योंकि इसकी जानकारी एसडीएम कलेक्टर कार्यालय को भी दी गई है, जिसके तहत चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भारत आपकी। लेकिन ये ठाए ठाए जो कर रहे हैं महाशय, इनका नाम सिकंदर है और जब किसी का मुकद्दर बिगड़ता है, सिकंदर का मुकद्दर बिगड़ गया। चला रहे थे बंदूक, दिखा रहे थे हवा में हवाई, लेकिन चले गए सलाखों के पीछे। रहिए अब वहां पर, आप कुछ दिन तो समझ आएगी आपके कि ऐसी बंदूकें नहीं चलाते सिकंदर, क्योंकि सबसे बड़ी सिकंदर तो पुलिस है, कानून है, जिसके हवाले आप हो गए। अगली खबर एक दर्द भरी खबर है और लग रहा है कि जिंदगी कितनी आसान हो गई, जिंदगी को लेकर लोग कितने परेशान हो गए। परेशान होने की जरूरत नहीं होती। देखिए इस खबर को, जिंदगी पर पारिवारिक कलह कैसे हावी है, इसका उदाहरण देखने को जिला दमोह जिले के मडियाहार गांव में मिला है। यहां पारिवारिक कलह के चलते एक महिला इतनी परेशान हो गई कि उसने खुद तो जहर खाया, बल्कि साथ ही अपने कलेजे के टुकड़े को भी जहर खिला दिया। इस घटना के बाद गंभीर हालत में बच्चे को जबलपुर रेफर किया गया, लेकिन महिला की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। जिंदगी छीनता पारिवारिक कलह ये मसला, और आप देखिए तस्वीरें हैं दमोह की। यहाँ से उस महिला को पहले वहाँ पे इलाज हुआ, उसके बाद जबलपुर रेफर किया गया, लेकिन वहाँ उसकी मौत हो गई। कौन थी ये महिला, क्या है, इसको भी समझेंगे हम अपने संवाददाता से। लेकिन ये समझ आ रहा है कि आखिर आत्महत्या के मामले क्यों बढ़ रहे हैं। क्या लोगों के अंदर बिल्कुल सहनशीलता नहीं रही, समझ नहीं पाते इस बात को। मौत क्या इस बात को कहता है कि मौत, यदि आप मौत को गले लगा लेते हैं तो जिंदगी का जो संघर्ष है वो कम हो जाएगा। संघर्ष आपने तो खत्म कर लिया, लेकिन परिवार के अन्य लोगों को संघर्ष देकर गए होंगे। हमारे संवाददाता जोड़ रहे हैं इस वक्त, उनसे बात संजय से बात करें। संजय, क्या है ये मसला, कौन थी ये महिला और बच्चे की हालत कैसी है? जी मैं आपको बता दूं, महिला का नाम आराधना पटेल है, जो कि हिंडोरिया थाना अंतर्गत मड़िया कमल की रहने वाली। यहाँ पर बताया जा रहा है कि संतान सप्तमी की पूजा अर्चना की गई और इसके बाद यहाँ पर जो महिला की किसी बात को लेकर विवाद हुआ, इस पर महिला ने जो है अपने आपको और बच्चे को कमरे के अंदर बंद कर लिया। जहरीला पदार्थ उनके द्वारा पिया गया। जब काफी देर के बाद महिला कमरे से बाहर नहीं निकली तो परिवार के लोग वहां पहुंचे। महिला और बच्चे को लेकर जिला अस्पताल लाया गया। यहाँ पर उनको उपचार किया गया, लेकिन जहाँ महिला ने दम तोड़ दिया, बच्चे को जबलपुर रेफर किया गया। वही जो महिला है, इसके पिता की अगर माने, भरत पटेल की, तो इसका स्पष्ट कहना है कि उसे मारा गया है, उसकी हत्या की गई है। लगातार कई दिनों से उसे परेशान किया जा रहा था, पहले भी मारपीट हो चुकी है। इसी को लेकर उनके द्वारा कई तरह के आरोप लगाए गए। वही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार सिंह से जो हमने
चर्चा की, तो उनका कहना है कि संपूर्ण मामले में जांच कराई जाएगी और जो भी निष्कर्ष निकल कर आएंगे उसके अनुसार मामला दर्ज किया जाएगा। फिलहाल मन कायम कर मामला जांच में लिया गया और चलिए संजय, आप निगाह बना के रखिएगा और क्या मामला सामने आता है। ये मामला आत्महत्या का है या हत्या का, लेकिन कोई माँ संतान सप्तमी के दिन, जिस दिन संतान की रक्षा के लिए वो व्रत करती है, उस दिन इतनी अपने जिगर के टुकड़े को खुद अपने हाथ से जहर दे रही है, तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर होगा। या तो वो बाध्य हुई होगी इसलिए कि अब जीने लायक ही नहीं रही। लेकिन हम कहेंगे सभी लोगों से कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, जरा अच्छे से जिए और बताएं लोगों को, लड़िए, जवानी से लड़िए, अपनी बात रखिए। ये क्या है कि आप भी चली गई और आपने अपने बेटे को संतान सप्तमी के दिन जिसके लिए उपवास किया था उसको जहर दे दिया। समझना पड़ेगा जहर खिलाया गया या फिर कुछ और, ये तो जांच के बाद स्पष्ट होगा। तो इसी तरह 5 बड़ी खबरों को लेकर हम आपसे रूबरू होते हैं। इस दौरान तरह तरह की खबरों से आपको वाकिफ कराते हैं। फिर मिलेंगे मेट्रो स्टेशन में। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24।